सुधा अपने दो बेटे विनीत, विक्रम और बहू आंचल के साथ रहा करती थी। विनीत और आंचल काफी मेहनती थे। वो दोनों खेती बाड़ी करके घर चलाया करते थे। लेकिन विक्रम एक नंबर का कामचोर था जो काम नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ। मुझे भी आपकी चिंता सताती है, इसीलिए कहती हूँ कि आप काम कर लीजिए। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपसे कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी। और अब तो आपकी उम्र हो चली है, मुझे भी इस घर में देवरानी की जरूरत है। भाभी, आप बातों को इतना गोल गोल क्यों घुमाती हो? साफ साफ कहो ना कि आपको देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए। जैसे ही देवरानी आएगी आप सारे काम करना छोड़ दोगी और मेरी बीवी से काम करवाओगी। विक्रम, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आंचल बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक तू पूरे दिन घर पर बैठा रहेगा? किसी और के लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, पर कोई नौकरी तो कर ले। माँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम देखने जा रहा हूँ ताकि मेरी कमाई के पैसों से तुम्हारा सही से इलाज हो सके, वरना भैया भाभी के कहने पर तो मैं घर से हिलता भी नहीं। इतना बोलकर विक्रम गुस्से में वहां से चला जाता है। विक्रम दूसरे शहर में जाकर एक नौकरी देखता है और उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल भी जाती है। अब विक्रम अपने भैया भाभी से ज्यादा कमाई कर रहा था। ये सब देखकर आंचल के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन अपनी बहन दिव्या की शादी अपने देवर से करवाने की सोच लेती है। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, अब तो देवर जी अच्छा कमा रहे हैं, क्यों ना उनकी शादी करवा दी जाए। वैसे भी उनकी शादी की उम्र हो गई है। बहू, उसकी शादी तो करवा दूं, पर तू जानती है ना, विक्रम अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी का नाम सुनते ही वो किस तरह से मुंह बना लेता है। माँ जी, आप देवर जी की शादी मेरी बहन दिव्या से करवा दीजिए। देखना, जैसे ही देवर जी को पता चलेगा कि उनका रिश्ता मैंने अपनी छोटी बहन दिव्या से किया है, वो हंसते हंसते शादी के लिए राजी हो जाएंगे। आंचल के कहने पर सुधा उसकी बात मान जाती है। पर ये क्या, शाम को जब विक्रम घर आता है तो आज वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ परी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसके मांग में सिंदूर था। माँ जी, ये देखिए, देवर जी न जाने अपने साथ किस औरत को उठा लाए। भाभी, जबान संभाल कर बात कीजिए। आप जिस लड़की के बारे में इस तरह से बोल रही हैं, वो इस घर की बहू है, यानी कि पत्नी है वो मेरी। सुधा अपने कमरे से बाहर निकलती ही है कि उसके कानों में विक्रम की आवाज आती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि विक्रम ने बिना किसी को बताए और पूछे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो विक्रम से कहती है, विक्रम बेटा, ऐसा भी क्या हो गया था कि बिना कुछ बताए और सोचे तूने इस लड़की को इस घर की बहू बना ली? माँ, आप जानती है ना मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता, पर मैं क्या करूँ, मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज जब मैं काम करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। फ्लैशबैक। कोई है इस जंगल में, कोई मेरी सहायता करो, मुझे मुझे इन गुंडों से बचाओ। ये लड़की कौन है जो मदद की गुहार लगा रही है? इतना बोलकर विक्रम जंगल में जाता है जहाँ वो एक लड़की को छुपा हुआ पाता है। क्या वो तुम हो जो मदद की गुहार लगा रही हो? हाँ, मुझे बचा लीजिए, मेरा नाम परी है और ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऋषि मुनि ने मेरी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया है कि आने वाली पूर्णिमा की रात को मेरे बाल सोने के हो जाएंगे। बस इसीलिए ये लोग मुझसे विवाह करना चाहते हैं, ताकि मुझसे शादी करके मेरे बाल तोड़कर उन्हें ये बेच सके और अमीर हो सके। पर मेरी शादी किसी और से हो गई, तब इन गुंडों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, तो ये लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम नेक इंसान लगते हो, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। विक्रम उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना हाथ काट कर अपने खून से उसकी मांग भर देता है और उससे शादी कर लेता है और उन गुंडों से बोलता है, खबरदार, अगर तुम में से कोई आगे आया तो अब ये लड़की अकेली नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी की और किसी ने भी नजर उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। परी की भरी मांग देखकर ना चाहते हुए भी उन गुंडों को वहाँ से भागना पड़ता है। फ्लैशबैक आउट। और आज पूर्णिमा की रात है, इसलिए परी के बाल सोने के हो चुके हैं। क्या इसका मतलब परी के बाल सच में सोने के हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया देवर जी। अब हम परी के कुछ बाल बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। देख लिया माँ, आपने भाभी का लालच। मैं कहता था ना, भाभी को हमसे प्यार नहीं है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब भैया भाभी के साथ इस घर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम दूसरे शहर में रहेंगे। विक्रम जी, आप बेकार ही भाभी पर गुस्सा हो रहे। भाभी सिर्फ हमारी गरीबी तो दूर करना चाहती है, और भाभी मैं अपने बाल को काट कर उन्हें नहीं बेच सकती। ये मुझे ऋषि मुनि द्वारा आशीर्वाद में मिले हैं।
देवर जी, आप मुझ पर नाराज होना बंद कर दीजिए। मैं इतना सारा सोना अपनी देवरानी के सर में देखकर थोड़ा बहक गई थी। अब आप भूले मत, अगर मैं इतनी ही लालची होती तो उस समय मैं आपको और माँ जी को छोड़कर विनीत जी के साथ चली जाती, जब आप लोग कोई काम नहीं कर रहे थे। इतना बोलकर आंचल वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर हर समय आंचल की नजर परी के सुनहरे बालों पर ही रहती। और एक दिन, परी, तुम जब से यहाँ आई हो मैंने देखा है ना तो तुम अपने बालों को धोती हो और ना ही इन पर कंघी करती हो। क्या तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारे बाल ना झड़ने लगे? भाभी, शायद आप भूल गई हैं, मेरे बाल पहले साधारण थे, पर ऋषि मुनि मेरे सेवा भाव से खुश होकर उन्होंने मुझे सुनहरे बालों का आशीर्वाद दिया था। बस इसीलिए मुझे अपने बालों को कभी ना धोने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इन्हें कभी संवारने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे बाल सोने के हैं, इसीलिए हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। अच्छा, तो ये बात है। वैसे परी, सच में अगर तुम्हारा बाल कोई तोड़ेगा तो वो टूट जाएंगे और तुम्हारे बालों को बेचकर अमीर हो जाएंगे। क्या सच में तुम्हारे बाल इतने? हाँ भाभी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। इसके बाद आंचल परी के बाल तोड़ने के लिए तरकीबन लगाती रहती। ये कलमोही अपने बाल में कभी कंघी नहीं करती, अब कैसे इसके बाल चोरी करूं? एक काम करती हूँ, रात को जब ये सो रही होगी तो चुपके से उसके बाल काट लूंगी, तुरंत जाकर बालों को बेच दूंगी, इससे फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। इतना सोचकर रात में कैंची लेकर आंचल परी के कमरे में जाती है और जैसे ही उसके बाल काटने जाती है कि विक्रम की आंख खुल जाती है और वह अपनी भाभी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद विक्रम अपनी माँ को बुलाकर उनसे बोलता है, माँ देखो, भाभी का लालच। और परी, तुम भाभी को एक और मौका देना चाहती थी ना, देख लिया भाभी को एक और मौका देकर। मैं भाभी के रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें और माँ को लेकर यहाँ से अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ, धमकी किसे दे रहे हो? कौन सा तुम्हारी बीवी के सोने के बालों से हमें कोई फायदा हो रहा है? अरे चलता फिरता हमारे घर में सोना है, पर फिर भी तुम माँ बेटी गरीबी की जिंदगी काट रहे हो। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। विक्रम बेटा, तेरा फैसला बिल्कुल सही है, चल अभी के अभी ये घर छोड़कर चलते हैं। अब विक्रम बिना समय गवाए अपनी बीवी और माँ के साथ दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है। बेचारी गरीब सीता सिलाई करके अपना घर चलाया करती थी, पर उसकी तीनों ही बहू को अपनी सुंदरता और गोरेपन का बहुत घमंड था। वह तीनों अपनी सुंदरता को हर समय निखारने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मुझे गुलाब जल चाहिए, मैंने अपने फेस के लिए एक लेप बनाया तो मुझे उसमें गुलाब जल डालना है। बहू, तुम तीनों का ना सिर्फ यही लगा रहता है कि तुम तीनों कैसे अपने गोरेपन को और निखार सकती हो। तुम तीनों को जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी सास बुढ़ापे में अकेले घर का सारा काम करती है और ऊपर से सिलाई भी। ये नहीं कि अपनी सास की थोड़ी सी मदद ही कर दूं। माँ जी, हम तीनों आपकी मदद कर तो दें, पर आप सिलाई का काम करती हो और आप जानते हो हम तीनों को सिलाई का काम नहीं आता। इसी बात का तो गम है मुझे कि मुझे तुम जैसे बेटे मिले हो, और जैसे बेटे हैं वैसी ही बहू मिली है मुझे। बेटा काम करने को राजी नहीं है और मेरी बहुएं जिन्हें हर समय अपना रंग संवारना होता है। इतना बोलकर सीता एक बार फिर से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है और उसकी तीनों बहू अपने फेस पर फेस पैक लगा लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन सीता का सबसे बड़ा बेटा पवन पैसे मांगने के लिए सीता के पास आता है। माँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? दरअसल मैंने जो पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे, मेरा वो बिजनेस डूब गया। अब मैं अपना नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं कोई अंबानी नहीं हूँ जो हर समय तुम्हें पैसे देती रहूं। अरे तेरी माँ सिलाई करके घर चला रही है, तुम सबका पेट पाल रही है, और तुम हो कि अपनी माँ से आए दिन पैसे मांगते रहते हो, उसका खून पीने में लगे रहते हो। माँ, मैं आपकी मदद ही तो करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। आप जानती हो ना कि मुझसे दूसरों की गुलामी नहीं की जाती, और अगर पैसे देने हैं तो दो, नहीं देने तो सीधा बोल दो, मैं यहाँ से फिर चला जाऊंगा। यहाँ आकर तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, समझ आया तुझे? और चला जा यहाँ से, और हो सके तो अपनी उस बीवी को भी ले जा। वैसे भी तुम तीनों की बीवियों ने मुझे परेशान कर रखा है। अपनी माँ की खड़ी खोटी सुनकर पवन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सीता की तीनों बहुएं अब भी हर समय मेकअप में लगी रहती हैं और एक दूसरे से और भी ज्यादा गोरा होने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू प्रीति, मैंने ये कपड़े सिल दिए हैं, तो ये कपड़े पास वाली आंटी के घर में दे आ। आज रात को उनके घर में शादी है,
इसीलिए वो खुद नहीं आ पाएंगी। माँ जी, मैं आपका ये छोटा सा काम कर तो देती, पर आप खुद ही देखिए ना बाहर कितनी धूप है। अगर मैं बाहर धूप में गई तो काली हो जाऊंगी, फिर आप सभी लोग बोलेंगे कि 3 काली बहू की एक सास। बहू मेरी काली हो या गोरी, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी बहू ही रहेंगी। इसीलिए काम चोरी करना बंद करो और ये कपड़े उठाकर जाकर दे आओ। माँ जी, आप ये काम शिल्पा और करिश्मा को भी तो बोल सकती हो ना। मैं अभी अपने फेस पर लेप लगाने जा रही थी। वैसे भी 2 दिन से मैंने कोई लेप नहीं लगाया। देखो मेरा कैसा रंग डल होता जा रहा है। बहू तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या, सिवाय अपने रंग को निखारने के लिए? करिश्मा बहू, अरे ओ करिश्मा बहू, कहाँ मर गई? जिंदा है या मर चुकी है? सीता की आवाज सुनकर करिश्मा फटाफट बाहर आती है और अपनी सास को गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है। माँ जी, मैं तो बस फेस पैक लगा रही थी। अभी तक मैं जिंदा ही हूँ, पर आप इतनी नाराज क्यों हैं? अच्छा, तो तूने मुंह पे फेस पैक लगा लिया, इसका मतलब ये है कि अब तू भी घर से बाहर नहीं जा सकती। आखिर सुंदरता जो खराब हो जाएगी तुम्हारी। कह तो आप बिल्कुल सही रही माँ जी, इसलिए आप जो काम करवाना चाहती हैं वो काम शिल्पा से करवा लीजिए। हे भगवान, ना जाने कैसी बेशरम बहुएं मिली हैं मुझे। इनको जरा भी मेरा ख्याल नहीं है कि कैसे मैं अकेले सब कुछ करती रहती हूँ। जब भगवान मुझे उठा लेगा और मैं इनके पास नहीं रहूंगी, तब शायद इनको मेरी कीमत का एहसास होगा। कैसे एक गरीब सास कपड़े सिल कर अपने तीनों बेटों के साथ साथ अपनी तीनों बहुओं का पेट पाल रही है। इतना बोलकर अब सीता अपनी तीसरी बहू शिल्पा के पास जाती है। वैसे तो शिल्पा को भी हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं वो काली ना हो जाए, पर शिल्पा अपनी सास का कहा कोई काम भी नहीं टालती थी। इसलिए जैसे ही सीता शिल्पा को कपड़े देती है, वैसे ही शिल्पा फटाफट उन कपड़ों को ले जाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। आंटी जी, ये रहे आपके कपड़े। आज आपके घर में शादी है ना, इसलिए माँ जी ने खुद ही भिजवा दिया। वैसे आंटी जी, आपकी बेटी ने ऐसा क्या फेस पे लगाया जो उसका रूप इतना ज्यादा निखर गया, पहले से और ज्यादा गोरी हो चुकी है? मुझे भी बताओ ना इसके पीछे का राज। अरे शिल्पा बहू, ये तो शादी का निखार है। और वैसे भी मेरी बेटी हल्दी और चंदन का लेप लगाया करती थी, इसीलिए तो इसका रूप इतना ज्यादा खिल रहा है। तू भी लगा कर देखना एक बार, तेरा रूप भी निखर कर आएगा। फिर तू भी अपनी दोनों जेठानी से ज्यादा सुंदर दिखेगी। अब क्या था, जैसे ही शिल्पा को पता चलता है कि हल्दी और चंदन का लेप लगाने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी, वो घर पर जाकर फटाफट हल्दी और चंदन का लेप बनाती है। पर वो अपनी सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए उसमें और भी बहुत सी चीजें डाल देती है और फटाफट उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। शिल्पा के मुंह पर ये फेस पैक देखकर करिश्मा और प्रीति शिल्पा से कहती है। शिल्पा, तुमने कौन सा फेस पैक लगाया है? दीदी, ये घरेलू नुस्खा है, इससे हम तीनों और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। हम तीनों का रंग और ज्यादा निखर जाएगा और हम पहले से और भी ज्यादा गोरे हो जाएंगे। फिर देखना कि माँ जी कैसे हमारे गोरेपन से जलती है। और कपड़ों की सिलाई जिस स्पीड से करती है ना, मेरी मानो तो आप ये लेप अपने फेस पे लगा ही लो। शिल्पा की बातें सुनकर प्रीति और करिश्मा और ज्यादा गोरे और सुंदर होने की चाह में शिल्पा की कही बातें अनुसार वो अपने मुंह पर लेप लगा लेती हैं। जिसके बाद शिल्पा, प्रीति और करिश्मा जब अपने चेहरे से वो लेप हटाते हैं तो वो देखती हैं कि उनके चेहरे पर बड़े बड़े दाने हो गए हैं। ये देख करिश्मा शिल्पा पर चिल्लाते हुए उसे बोलती है। शिल्पा, क्या हो गया हमारे चेहरे को? हमने तुम्हारी बात मानकर ये फेस पैक लगाया, इस लेप के चलते हमारा चेहरा तो और ज्यादा खराब हो गया। हाँ शिल्पा, हमारा चेहरा तो और ज्यादा खराब हो गया है। इस तरह से अब तीनों बहू अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी सास से बोलती हैं। मम्मी जी देखिए ना, मैंने हल्दी और चंदन का पेस्ट लगाया, लेकिन हमारे चेहरे पर ना जाने कैसे दाने हो चुके हैं। लोग कर लो अपनी मनमानी। अरे मेरी किसने सुनी है? अब भूख तो अपने किए की सजा है, पर मैं क्या करूं? तुम लोगों को ऐसे हाल में छोड़ भी नहीं सकती। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। सीता अब अपनी तीनों बहुओं को हॉस्पिटल ले जाती है और अब जब डॉक्टर सीता की तीनों बहुओं का चेकअप करता है, तब डॉक्टर से उनको ये पता चलता है कि उनके चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया है और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है।
नहीं तो उनका इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल जाएगा। सीता के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो अपना घर सिलाई करके चलाती थी, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। पर वो अपनी बहू को ऐसे हालत में भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो खुद से बोलती है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी तीनों बहुओं के चेहरे का इलाज करवा पाऊं। इस हालत में इनको छोड़ भी नहीं सकती। आखिर उनके पास मेरे अलावा है ही कौन। इतना सोचकर सीता लोगों से कुछ पैसे उधार लेती है और अपनी तीनों बहुओं का इलाज करवाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और देखते ही देखते उन तीनों के चेहरे पर इन्फेक्शन कम होने लगता है। अपनी सास का इतना बड़ा दिल और ऐसा बर्ताव देख उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद उनकी सास उन तीनों को माफ भी कर देती है और इस तरह से वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक बार की बात है, एक आदमी काम पर से थका हारा रात के समय अपने घर जा रहा होता है। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हवा भी नहीं चल रही होती। चलते चलते उस व्यक्ति का गला सूखने लगता है। तभी वो देखता है कि सुनसान रोड पर एक औरत तरबूज का शरबत बेच रही थी। तरबूज का शरबत बेच रही उस औरत को देख वो व्यक्ति उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ये शरबत कैसे दिए? 20 रुपए गिलास। चलो ठीक है, एक गिलास मुझे दे दो। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी के मारे पूरा गला सूखा जा रहा है। अच्छा सुनो, एक काम करना, 2 गिलास पैक भी कर देना। घर पर बच्चे भी हैं, उन्हें भी तरबूज का शरबत बहुत पसंद है। उस आदमी के कहने पर वो औरत आदमी को 1 गिलास शरबत दे देती है, साथ ही 2 गिलास शरबत पैक कर देती है। वो व्यक्ति जब शरबत पीने लगता है तो उसे वो शरबत बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आज से पहले तरबूज का इतना बढ़िया शरबत मैंने कभी नहीं पिया। अरे अगर तुम शरबत बाजार में या गांव-गांव जाकर तरबूज का शरबत बेचोगी तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। पर मुझे गांव-गांव जाकर कमाई नहीं करनी, मुझे बस यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को अपना शरबत पिलाना है, फिर उसका खून पीना है। उस औरत की इस तरह की बहकी बहकी बात सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और अपने हाथों को लंबा करके उसे अपने पास खींच लेती है और चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटक जाती है कि शरीर का सारा खून पी लेती है और खुद से बोलती है, मजा आ गया इस आदमी का खून पीकर। गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो रही थी, बस अब रोज कोई ना कोई इस रास्ते से गुजरे और उन सभी का मैं इसी तरह से खून पीऊंगी। जब तक मैं अपने कातिल का खून पीकर उसे नहीं मार देती तब तक ना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही यहाँ से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है और वो चुड़ैल बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी को भी मार देती है। अब ये मौत का सिलसिला गांव में कुछ इसी तरह से शुरू हो जाता है और पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है कि रात के समय गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक चुड़ैल शरबत बेचती है और जो भी कोई इस चुड़ैल के हाथों का शरबत पीता है वो चुड़ैल उसका खून पी जाती है और जिस वजह से कोई भी उस रास्ते से नहीं आता जाता। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक व्यक्ति कई सालों बाद शहर से अपने गांव जा रहा होता है। रात का समय होता है और वो जैसे ही चुड़ैल वाले रास्ते पर पहुंचता है वहां एक औरत को तरबूज का शरबत बेचते हुए देखता है। ये देख हरिया नाम का व्यक्ति उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे वाह, तरबूज का शरबत बेचा जा रहा है, बेचो बेचो, इसमें बहुत कमाई है। आखिर तरबूज का शरबत बेच बेच कर ही तो मैं अमीर हुआ हूँ और शहर में जाकर रहता हूँ। अब मेरी बीवी बच्चे भी शहर में ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। वैसे साहब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और सभी लोगों का कहना है कि मेरे जितना अच्छा शरबत इस पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो 1 गिलास शरबत मुझे भी दो। अब चुड़ैल हरिया को अपने हाथों से तरबूज का 1 गिलास शरबत बनाकर देती है। हरिया जब तक उस शरबत को पी रहा होता है चुड़ैल उसे शरबत पीता देख खुद से बोलती है, कब से मुझे तेरा ही इंतजार था हरिया, आखिर आज तू आ ही गया। पी ले जल्दी से शरबत पी। मेरे हाथ का बना ये तरबूज का शरबत जब तू पिएगा तभी तो मैं तेरा खून पीऊंगी और तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
जब हरिया शरबत पी रहा होता है तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति दूर से हरिया को उस चुड़ैल के हाथों का शरबत पीता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो बिना कोई देरी करे एक बाबा को अपने साथ ले आता है। और जब तक वो व्यक्ति अपने साथ बाबा को लेकर आ रहा होता है, इसी बीच चुड़ैल हरिया के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए हरिया से बोलती है, इसी तरबूज के शरबत को बेच बेच कर तू अमीर बना है ना हरिया। अब मैं दूंगी तेरा खून, क्योंकि तुझे मार कर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तू मुझे भूल गया पर मैं तुझे नहीं भूली। कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी और आखिर आज तू आ ही गया। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और जैसे ही चुड़ैल हरिया का खून पीने लगती है कि तभी वो व्यक्ति बाबा के साथ वहां आ जाता है और बाबा चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल के पूरे शरीर में करंट लगने लगता है और वो उन सभी से दूर जाकर गिरती है। कुछ देर बाद वो एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और अपने सामने एक तांत्रिक बाबा को देख जोर से चिल्लाती हुई उस बाबा से बोलती है, देख बाबा, अगर तू चाहता है कि इन सभी गांव वालों को मुझसे मुक्ति मिल जाए और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ, तो तू मुझे इस आदमी को मारने दे। ये मेरा कातिल है और इससे बदला लेने के लिए मैं यहाँ वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। देख बाबा, तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे और मेरे कातिल के बीच में ना आए, क्योंकि तू बहुत अच्छे से जानता है कि तेरी ये शक्तियाँ मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। मैं तुझे तेरे कातिल को मारने से नहीं रोकूंगा, पर उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि आखिर तू उसे क्यों मारना चाहती है। बाबा, आज से कुछ साल पहले हरिया नाम का एक व्यक्ति बिरजू नाम के एक व्यक्ति के घर में बैठा होता है। तभी बिरजू की पत्नी कुसुम उन दोनों के लिए अपने हाथों से तरबूज का शरबत लेकर आती है, जिसे पीकर हरिया बिरजू से बोलता है, भाई, भाभी तो बहुत अच्छा तरबूज का शरबत बनाती है। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना भाभी तरबूज का शरबत बनाए और फिर हम तीनों ही गांव-गांव जाकर तरबूज का शरबत बेचें। हरिया की बात सुनकर बिरजू को उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और इस बारे में वो कुसुम से बात करता है, पर कुसुम जानती थी कि हरिया एक लालची इंसान है, इसीलिए वो पहले मना कर देती है। परंतु बिरजू के बार बार बोलने पर कुसुम मान जाती है, जिसके बाद वो शरबत बनाती है और वे तीनों अलग अलग जाकर तरबूज का शरबत बेचने लगते हैं। परंतु इसमें बिरजू और कुसुम की काफी कमाई होती है। इस लालच में आकर एक दिन हरिया कुसुम से बोलता है, भाभी, मैं क्या सोच रहा था कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो क्यों ना आप मेरी जोरू को शरबत बनाना सिखा दो। अगर वो भी तरबूज का शरबत बनाना सीख जाएगी तो अपना काम भी आसान हो जाएगा और हम दोनों का परिवार अच्छे से चल पाएगा। कुसुम को हरिया की बातें अच्छी लगती हैं और वो उसकी ये बात मान जाती है, जिसके बाद कुसुम हरिया की बीवी को तरबूज का शरबत बनाना सिखा देती है। जिसके बाद हरिया अलग जाकर तरबूज का शरबत बेचता है और बिरजू अलग। परंतु अब भी बिरजू का शरबत ज्यादा बिक रहा होता है, इसीलिए एक दिन जब कुसुम अकेली गांव के बाहर शरबत बेच रही होती है तो हरिया अपने कुछ गुंडों को पैसे देकर बिरजू और कुसुम को मरवा देता है। परंतु बनने से पहले हरिया अपने गुंडे को फोन करता है और वो फोन कुसुम उठा लेती है, जिससे कुसुम को पता चल जाता है कि आखिर उसका कातिल कौन है। मैंने और मेरे पति ने इसकी इतनी मदद करी, पर इसने क्या किया, मौके का फायदा उठाकर मुझे और मेरे पति को मार डाला और खुद अकेला इस गांव में तरबूज का शरबत वाला बनकर शरबत बेचने लगा और इतना अमीर हो गया, इस गांव को छोड़कर चला ही गया। हरिया, तू इस गांव को छोड़कर चला गया, पर मैं नहीं गई। मैं कब से तेरे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी और जब आज तू आया है तो मैं तुझे जाने कैसे दे सकती हूँ। चुड़ैल की कहानी सुनकर बाबा भी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल हरिया को भी वही दर्दनाक मौत दे देती है जो वो इतने सालों से बेगुनाहों को देती आ रही थी। अब चुड़ैल हरिया को मारने के बाद खुद भी वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद से कोई भी गांव वाला रात के समय गांव के बाहर कभी भी तरबूज शरबत बेचने वाली चुड़ैल को नहीं देखते।